हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वुयिंग सोचता है कि वो एम्परर के कोर्ट में चुपके से जाने की कोशिश करेगा। वुयिंग को पता था कि वो अंकल जंग या जंगछा से तो इस बारे में नहीं पूछ सकता कि एम्परर से कैसे मिलना है, और अगर उसने मैडम यू से कहा एम्परर से मिलने के लिए तो वो तो उसे घर से बाहर ही निकाल देंगी। मैडम यू को हमेशा से ही डर था कि कहीं वुयिंग जंगछा की जगह यंग मास्टर की पोजीशन ना ले ले, क्योंकि वुयिंग उससे बड़ा था। इसीलिए वो हमेशा एकेडमिक अफेयर्स में जंगछा को भेजा करती थी और वुयिंग को आर्ट और म्यूजिक सीखने में लगा दिया। वुयिंग ये सब सोचकर एम्प्रेस स्माइल पी रहा था कि तभी उसके पास हुएसांग आता है। वुयिंग को एक आइडिया आता है और वो हुएसांग से कहता है, नी ब्रदर, मुझे तुमसे एक काम है। हुएसांग कहता है, वे मास्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वुयिंग कहता है, बस एक छोटा सा काम है, तुम्हें मुझे फॉरबिडन सिटी पहुंचाना है, एम्परर के पास, उनसे मिलने के लिए। हुएसांग कहता है, एम्परर से आपको क्या काम है, क्या आप कुछ उल्टा सीधा करने का सोच रहे हैं। वुयिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें हर्ट नहीं करूंगा, परमानेंटली हर्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बस उनके प्राइड को हर्ट करना चाहता हूँ। हुएसांग कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। हुएसांग हमेशा से ही वुयिंग के लिए बहुत सपोर्टिव था। उसने ये भी नहीं पूछा कि वो क्यों एम्परर से मिलना चाहता है। वो तुरंत हाँ कर देता है वुयिंग की मदद करने के लिए। वो उसे बताता है कि मिड ऑटम फेस्टिवल वाले दिन हिज मैजेस्टी एक पार्टी होस्ट करने वाले हैं, जिसमें सारी प्रोमिनेंट फैमिलीज को बुलाया जाएगा, जिनमें जिन क्लैन, जंग क्लैन और नी क्लैन भी शामिल हैं। हर फैमिली अपने साथ एक सर्वेंट लाने के लिए अलाउड थी। वे वुशियन नी क्लैन का सर्वेंट बनकर उस पार्टी में जाने वाला था। वुयिंग मौका देखते ही लोटस कोव से आफ्टरनून के समय निकल जाता है। कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। वुयिंग भी रेडी होकर हुएसांग के पास पहुंच जाता है। वुयिंग को देखने के बाद न्यू मिंगजे को थोड़ा सा तो डाउट हुआ था, लेकिन हुएसांग ने एक पूरी स्टोरी न्यू मिंगजे के सामने पेश की थी कि वुयिंग का बहुत मन करता है फॉरबिडन सिटी देखने का, लेकिन जंग क्लैन मेंबर्स कभी भी उसे अपने साथ ले ही नहीं जाते। न्यू मिंगजे वुयिंग को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हुएसांग वुयिंग से कहता है, हम पार्टी शुरू होने के कुछ टाइम पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि ब्रदर को जेवुजुन से कुछ बात करनी है। शिचान ब्रदर हानशी में होते हैं और हंगुनजुन जिंगशी में होते हैं। उन दोनों के रूम ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तुम हंगुनजुन के पास जाना, उन्हें ढूंढना। जब तुम्हारा उनसे मिलना हो जाए तो हमारे पास वापस हानशी में आ जाना। हिज मैजेस्टी पार्टीज़ को ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं और वो ऐसे समय में अक्सर अपने रूम में अकेला ही रहना पसंद करते हैं। वुयिंग कहता है, लेकिन उनके रूम के बाहर गार्ड्स भी तो होंगी ना। हुएसांग कहता है, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि ऐसे टाइम पर पैलेस के सारे गार्ड अक्सर आउटर सेक्शन को ही गार्ड करते हैं, क्योंकि अंदर किसी से इतना खतरा नहीं होता जितना बाहर होता है। अंदर केवल एंट्रेंसेस पर ही तुम्हें गार्ड मिलेंगे। हिज मैजेस्टी जब अपनी मार्शल आर्ट्स पर ध्यान देते हैं तो वो अपनी प्राइवेसी में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल गार्ड्स को भी हटा दिया होगा। वुयिंग समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो हुएसांग को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है। तो हुएसांग कहता है, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना ही चाहते हो तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मास्टरपीस ड्रॉ करना। अब वो अपनी पूरी जर्नी पर बनाने वाले मास्टरपीस को लेकर बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ वांगजी का पार्टी शुरू होने से पहले ही सिर दर्द होने लगा था, क्योंकि उसे फेस करना पड़ता उन सब यंग लेडीज़ को जिनको वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। वो अपने सिंपल वाइट क्लोथ्स में था। जिंगशी के बाहर एम्परर का एक प्राइवेट गार्डन था जिसमें वो कुछ समय के लिए घूमने का सोचता है, जिससे वो अपने दिमाग को शांत कर सके। वो पीसफुली अपने गार्डन में टहल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं जिससे वो हवा को और भी अच्छे से फील कर सके। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, पैलेस के गार्ड्स के दौड़ने की आवाज़ें, और कोई उसके चेस्ट से सीधा जाकर टकरा जाता है। उस इंसान के बाल वांगजी के फेस पर आ रहे थे और उनसे वो लोटस ब्लॉसम्स की खुशबू फील कर सकता था। वांगजी को पुराना कुछ याद आता है और तुरंत उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती हैं। 13 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन वांगजी अभी तक नहीं भूला है। एक पिंकी प्रॉमिस जो उसने किसी से किया था, उसकी ब्रिलियंट स्माइल और एक स्वीट स्टिकी सा किस उसके चीक्स पर। वांगजी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। वो यंग मैन जो वांगजी के सामने खड़ा था वो बहुत घबरा रहा था और फाइनली एम्परर की तरफ देखता है। वुयिंग का फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन, एक्सप्रेसिव आइज, वुयिंग के फेस पर सरप्राइज, कंफ्यूजन और थोड़ी सी शरारत थी। उसके पिंक पेटल जैसे लिप्स
धीरे धीरे अलग हो रहे थे, जैसे वो वांग जी से कुछ कहना चाहते हों, जिन्हें देखने के बाद वांग जी पहली बार टेम्प्टेड फील कर रहा था उन लिप्स को बाइट करने के लिए। विंग एम्परर की कोर्टयार्ड में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ इतने सारे रास्ते बने हुए थे कि वो खो गया था। बार बार वो एक ही जगह आ जाता था। ह्वासांग ने जो उसे डायरेक्शन बताई थी उसके थ्रू तो वो ग्रैंड पैलेस में बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा था और आखिरकार वो गिव अप करने का सोचता है। वो वहां से लौट ही रहा था कि तभी वो गार्ड्स की नजरों में आ जाता है। गार्ड्स उसके पीछे भागने लगे थे जहां वो लान वांगजी से टकरा गया था। वुयिंग उस ब्यूटीफुल मैन की तरफ देखता है जो वाइट रोब्स में था। उसे देखने के बाद वुयिंग को बहुत मन कर रहा था इस मैन को पेंट करने का। वो उसे काफ़ी देर तक घूरता रहता है। जैसे ही वांगजी के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदलते हैं, वुयिंग घबराते हुए उससे कहता है, गगा प्लीज़ उन गार्ड से मेरी शिकायत मत करना, मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर आया था। वुयिंग सोचता है कि एक ऐसा इंसान जिसने इतने साधारण से कपड़े पहने हैं, ये ज़रूर यहाँ कोर्ट का कोई स्कॉलर होगा, लेकिन उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग विद्वान देखा था। वांगजी गुस्से में उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की। वुयिंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, अगर इतनी ज़रूरी बात नहीं होती तो मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आता। मुझे एम्परर से बात करनी है, मेरी उनसे लड़ाई है। वांगजी कहता है, क्या एम्परर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? वुयिंग कहता है, मेरे साथ नहीं पर्सनली, लेकिन उन्होंने किसी ऐसे इंसान को हर्ट किया है जो मुझे बहुत प्यारी थी। मिस यानली इस दुनिया की बेस्ट वुमन है और उन्होंने उन्हें रोता हुआ पैलेस से बाहर छोड़ दिया। उनकी इतनी हिम्मत, अगर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे तो वो जेंटली भी तो उन्हें रिफ्यूज कर सकते थे ना। वुयिंग बाहर यानली को जेजे नहीं बुला सकता, वो सिर्फ घर में ही यानली को जेजे बुला सकता है। जब वो छोटा था तब से ही उसे ये रूल बता दिया गया था। वांगजी वुयिंग की बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसने अभी भी वुयिंग का हाथ नहीं छोड़ा था। वुयिंग फिर उससे कहता है, गगा प्लीज़ किसी को मत बताना, और वो पिटीफुल की जगह सेडक्टिव दिखने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, मैं सच में बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और अपने लोअर लिप पर बाइट कर लेता है। वो फिर उससे कहता है, मैं बस हिज मैजेस्टी के साथ एक कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं, एक पीसफुल फ्रेंडली डिस्कशन। वुयिंग की नॉटी हरकतों की वजह से वांगजी के ईयर्स थोड़े से पिंक हो गए थे। ये देखकर वुयिंग को काफ़ी अडोरेबल लगता है। वांगजी धीरे धीरे वुयिंग का हाथ छोड़ने लगता है। तभी ह्वासांग वुयिंग को श्यानआर बुलाता है। यहाँ पर वो उसे इसी नाम से बुला रहा था। वुयिंग तुरंत वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और उससे कहता है, प्लीज मेरी शिकायत मत करना हैंडसम गगा। ह्वासांग वुयिंग को जेवुजुन से मिलवाता है। वुयिंग सोचता है, मैंने एम्परर के बड़े भाई जेवुजुन के बारे में सुना था, जिन्होंने अपनी इलनेस के चलते पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से छोड़ दिया है और सेक्युलरिज्म में चले गए हैं, पर ये तो परफेक्टली हेल्दी दिखते हैं। ह्वासांग वुयिंग से बातों ही बातों में पूछता है, श्यानआर क्या तुम्हारा काम हो गया? वुयिंग कहता है, यंग मास्टर नहीं हो पाया, मैं ढूंढ ही नहीं पाया, मैं खो गया था, लेकिन एक हेल्पफुल गगा मुझे मिले थे जिन्होंने मेरी मदद की और मैं वापस यहाँ तक आ पाया। ह्वासांग पूछता है, कौन? वुयिंग कहता है, नाम तो उनका मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद वो कोर्ट के कोई ज्ञानी हैं। और वो शिचान की तरफ देखते हुए कहता है, जेवुजुन वो बहुत हद तक आपके जैसे दिखते हैं। ह्वासांग कहता है, कोई बात नहीं, और वो तुरंत लैन शिचेन की तरफ अपना इनोसेंट फेस लेते हुए कहता है, शिचेन का आपने एक बार कहा था कि आपको हिज मैजेस्टी की पोर्ट्रेट बनाने के लिए कोई आर्टिस्ट चाहिए। वुयिंग सोचने लगता है, ह्वासांग यू इविल लिटिल जीनियस, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जी अभी भी अपने गार्डन में खड़ा था। तभी उसके सर्वेंट्स वहां आते हैं, उसे ड्रेस पहनाते हैं और उसे रेडी करते हैं पार्टी में जाने के लिए। वांगजी सोच रहा था वो श्यानआर जरूर जांग क्लान से होगा, तभी तो वो यानली को लेकर इतना ज़्यादा अपसेट था। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि यानली मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे रिजेक्ट करते ही उनके फेस पर एक रिलीफ था। जिन जुशन उनको देखकर काफ़ी नाराज़ दिख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं असेंबली के बाद जिन जुशन और यानली आपस में मिले हों? उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हो जिससे यानली काफ़ी डिस्ट्रेस्ड हो गई हूँ, इसीलिए वो रो रही थी। और यही रीज़न है जो श्यानआर मेरे प्राइवेट रेजिडेंस तक चला आया।
शानार का नाम ज़ुबान पर आते ही वांग जी को उसके शब्द, जिस तरह वो प्लीज़ काका कह रहा था, उसका अपने बॉटम लिप को बाइट करना और उसकी वो लोटस ब्लॉसम्स की खुशबू बार बार वांग जी को याद आ रही थी। और वो सोचने लगता है कहीं ये शानार मेरा आइंग हो सकता है। तभी वो खुद से कहता है नहीं, मेरा आइंग तो बहुत इनोसेंट और अडोरेबल चाइल्ड था। हालांकि वो शरारती था, पर वो इस तरीके का शेमलेस नहीं बन सकता। उस पार्टी में वुयिंग बुरी तरह बोर होने लगा था, क्योंकि ना ही तो वहाँ वो ड्रिंक कर सकता था, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकता था। उसने अभी तक एम्परर को देखा तक नहीं था, जो उससे काफ़ी दूरी पर बैठे हुए थे, और वहाँ तक जाना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी मना था। वो सर उठाकर उन्हें नहीं देख सकता था। वांग जी हमेशा की तरह पार्टी खत्म होने से ही पहले वहाँ से उठकर चला जाता है। किसी को भी इस बात का सरप्राइज नहीं था, क्योंकि सबको पता था हिज मैजेस्टी अपने स्ट्रिक्ट रूटीन को डेली फॉलो करते हैं और पार्टी से हमेशा जल्दी ही चले जाते हैं। हवासांग और वुयिंग भी पार्टी छोड़कर आ जाते हैं। उस दिन वांग जी अपना ग्यूचिन प्ले कर रहा था और रात को सोते समय उसे अपने आइंग का सपना आया था। अब अगले दिन वांग जी के लिए एक रेस्ट का समय था। उसे कोई असेंबली नहीं करनी थी। वांग जी सिजुए के साथ इंपीरियल गार्डन्स में था, जहाँ सिजुए बटरफ्लाइज के पीछे भाग रहा था, और वांग जी उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने सोच लिया था कि वो सिजुए को अपना पूरा बचपन पढ़ने में और ट्रेनिंग में नहीं बिताने देगा, क्योंकि ऐसी लाइफ वो खुद जी चुका है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ दिनों के लिए अगर वो खेलना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तभी सिजुए से एक्साइटेड वॉइस में कहता है, बाबा देखो मैंने क्या पकड़ा है। सिजुए के हाथ में एक येलो बटरफ्लाई थी, जो वांग जी के नोज पर आकर बैठ गई थी। सिजुए हंसने लगता है और कहता है, बाबा ये आपको फ्लावर समझ रही है, आप बहुत प्रिटी हो ना। वांग जी उसकी बात पर मुस्कुराता है। तभी सिजुए कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। वांग जी उसे गोद में उठाता है और दोनों जिंगशी की तरफ वापस जाने लगते हैं। वांग जी सिजुए को बेड पर लेटाता है और उसके लिए लंच लाने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन वांग जी के दिमाग में शानार चल रहा था और वो खुद से कह रहा था, मेरा आइंग भी अभी उसी की एज का होगा ना। आज से 13 साल पहले मेरा आइंग 8 साल का था। अब यहाँ से 15 साल पहले की कहानी शुरू होती है। चारों मेजर क्लान्स ने वैन लीडर से परेशान होकर उसे हटाकर जिन गोंगशा को अपना लीडर बना लिया था। लेकिन जिन गोंगशा लेडीज में इतना बिजी रहता था कि उसे पता ही नहीं था किस तरह एम्पायर को चलाना है। उसके साथ जिन गोंगवायो हमेशा रहता था। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि जिन गोंगशा मारा जा चुका है। उसका बेटा जिन जुशन बहुत छोटा था, वो 15 साल का था, तो उसे तो लीडर नहीं बनाया जा सकता था। जिन गोंगवायो कब जिन गोंगशा की जगह जाकर बैठ गया किसी को पता नहीं चला। लेकिन 2 सालों तक लोगों में और भी ज्यादा गरीबी फैल गई थी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं था। क्लान सब शांत नहीं बैठ सकते थे। जब नी क्लान, जांग क्लान और लान क्लान ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि जिन गोंगवायो के क्राइम्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। कुछ टाइम बाद उन्हें ये भी पता चला कि जिन गोंगवायो ने ही खुद अपने फादर का मर्डर किया था। हालांकि लैन चेचैन को इस बात का बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि वो जिन गोंगवायो पर बहुत ट्रस्ट करता था। जिन गोंगवायो को एम्परर की गद्दी से तुरंत हटा दिया गया। अब सब लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ लैन ब्रदर्स के ऊपर थी। उनमें से ही कोई एम्परर बन सकता है, क्योंकि जांग और नी क्लान्स मार्शियल क्लान्स से थी और उन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लैन चेचैन अपने स्वॉन ब्रदर के धोखे की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था और सेक्लूजन में चला गया था। उसने कभी भी खुद को पॉलिटिक्स अफेयर में शामिल नहीं किया। दूसरी तरफ वांग जी था, जिसने जिन गोंगवायो के सारे क्राइम्स का पर्दाफाश किया था। तो अब ये डिसाइड हो चुका था कि वो एम्परर वांग जी को ही बनाने वाले हैं। अब वांग जी के एम्परर बनने की सेरेमनी से एक दिन पहले का समय था। वांग जी सुबह 5 बजे उठ गया था और उसे अपने पेट में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। कल के दिन वो एम्परर बन जाएगा। अभी वो सिर्फ 18 साल का है और उसे एक दोस्त की ज़रूरत है। उसे सबसे पहले अपनी माँ का ख्याल आया था, लेकिन 12 साल पहले ही उसकी माँ जा चुकी हैं। वो लैन चेचैन के बारे में सोचता है, पर लैन चेचैन सेक्लूजन में चला गया था। वो खाना नहीं खा रहा था और किसी से भी मिलने से मना कर रहा था। अंकल हमेशा से ही कोल्ड रहे हैं। उनके नेचर में ही नहीं है किसी को सहारा देना। वो सिर्फ लोगों को डिसिप्लिन करना जानते हैं। वो एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे एडवाइज़र, लेकिन आज मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। यही सब सोचकर वांग जी अपने मॉर्निंग रूटीन पर निकल जाता है
ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। अब तक की स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।